रोटी के लिए तरसते हुए भूख से मर जाएं, वह देश, वह तिरंगा, वह राष्ट्रवाद जिसके नीचे जो है लोग तड़प करके अपने बहन बेटियों के बदन का दाम लगाना शुरू कर जाएं 2 जून की रोटी की। ये हालात पैदा हो गया है इस देश के अंदर, और इस देश में जिन जालिमते हुए भारत को हम दुरुस्त भारत करने के लिए हथियारों के दम पर आगाज करते हैं और लड़ेंगे, मर जाएंगे जितेंद्र जी, लेकिन अपने भारत के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। मैं तुच्छ नरेंद्र मोदी और योगी को समझता हूँ। जितेंद्र जी मेरे लिए बहुत बड़े राजा व्यक्ति हैं। जितेंद्र जी मेरे लिए जो है बहुत बड़े मतलब मेरे पास से लड़ने आए हैं, तो हम अपनी सवाल को लड़ेंगे और निर्दल नहीं अपने सब नामांकन पत्रों को भरेंगे, बाकी जनता है फैसला करेगी। मतलब 2022 में निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा कि तमाम पार्टियां चुनाव लड़ने आएंगी, लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी अपना सवाल लड़ने आ रहे हैं, इसलिए मैं जो चुनाव दोस्तों, किसी को राजनीति मिली नहीं है विरासत में, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, लेकिन क्यों बनारस आते ही ले लिया जाता है हरीश मिश्रा जी को हिरासत में। आइए मैं बात करता हूं हरीश मिश्रा जी का, जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, बनारस वाले मिश्रा से सुप्रसिद्ध हैं। लोग कलाकारों में बड़ा कह देते हैं कि ये स्टार है, ये डबल स्टार है, लेकिन ये कलाकार नहीं है, एक समाज सेवी और समाज की सेवा करते करते यूं पैदान पे आ जाते हैं कि जैसे ही इनका नाम आता है तो योगी मोदी जैसे लोग भी हिल जाते हैं। आखिर इसका राज क्या है, आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि पहचान के मोहताज नहीं है, पहचान की मोहताज अगर मैं इनकी पहचान बताऊंगा तो शायद सबकी तौहीन होगी। मैं तौहीन नहीं करना चाहता हूं मिश्रा जी का। और काशी, वही काशी जिसमें लोग कहते हैं कि भोले जी के त्रिशूल पे बसी है काशी, काशी से बिलोंग करते हैं और काशी में ही रहते हैं। पहले तो आपका स्वागत है मिश्रा जी मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय और जोश एक्सप्रेस के पूरे टीम को कि आप बनारस आए, और मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। मैं पहली बार एक बात और कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों से कि मैं हज़ारों बार तमाम लोगों को मैंने इंटरव्यू दिया है जी, और काफ़ी नोक-झोंक के साथ, काफ़ी तर्क के साथ हमने अपनी बात को रखा है जी। लेकिन आप जैसे पत्रकार को आज मैंने पहली दफ़ा देखा जी, और आपके जोश और आपके जज्बे को देखने के बाद मेरे अंदर और भी ऊर्जा आई है, और मुझे ये लगता है कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे टूटना नहीं चाहिए, मुझे इस क्रूर शासन और सत्ता से लड़ना चाहिए। आपकी हालात, आपके परिस्थिति को देखने के बाद मैं जो टूटता हुआ महसूस कर रहा था अपने अंतरात्मा में, आज से मुझे नई ताकत मिली है, और उम्मीद करता हूँ बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से आपकी आवाज़, अपनी आवाज़ और अपने पूरे जो हमारे देश के गरीब गुरबों की आवाज़ है वो हम शासन सत्ता से कहेंगे और लड़ेंगे। मिश्रा जी, कहीं ना कहीं इसी समाज के हम भी अंग हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन मोदी साहब और योगी साहब जैसे जाए विकलांग हटाकर दिव्यांग रख दिए। देखिए, नामकरण करने का पुराना आदत है और डायलॉग बाजी वाली ये सरकार है मोदी और योगी की। ये काम करने पर विश्वास नहीं करते हैं, ये डायलॉग किससे ये सरकार चलाना चाहते हैं। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ नाम चेंज कर देने से, जैसे विकलांग को दिव्यांग कर दिया, आप भी जानते हैं। अब एक था जो यहाँ पे कैंट के बगल में जो मड़ुआ डी था, उसका भी नाम चेंज करके बनारस रखा, अभी हाल बनारस रखा। देखिए, किसी को भी मतलब कोई भी नेता हो, उसके अंदर जनता के प्रति जिसके लिए वो कुछ करना चाहता है उसकी अपनी एक इज्जत होनी चाहिए, मन में उसकी एक श्रद्धा होनी चाहिए। विकलांग से दिव्यांग कर देने से विकलांगों का समस्या हल नहीं हो गया। इसी बनारस में जिस विकलांग बच्चे ने नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया इस बनारस में सन 2014 के चुनाव के समय में, जिसने नरेंद्र मोदी जी के भाषा में उनकी मिमिक्री करके उनका स्वागत किया, उसी के विद्यालय को तोड़ दिया गया और उसी को हिरासत में लेकर के अभी 1 महीना पहले दुर्गा कुंड अंध विद्यालय का मामला पूरे देश के अंदर चर्चित था और उसी को पीटा गया और उसी के घर पे पुलिस लगा दी गई। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की अपनी एक खासियत यह है कि अगर वो किसी का नाम ले रहे हैं तो या उसका एक सीधा सा मतलब होता है कि अब वो बर्बाद होने वाला है, अब वो खत्म होने वाला है। तो नरेंद्र मोदी और योगी की राजनीति की बात इस देश की कलंक की बात है और नरेंद्र
नरेंद्र मोदी और योगी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए श्राप है, और इस श्राप को हटाने के लिए हम आपके साथ मिल करके एक मुहिम में लड़ रहे हैं कि लोगों को सस्ती रोटी मिलनी चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं लोग जब नाम लेते हैं, जब आपने कहा कि नाम लेते हैं, तो उसमें भी लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसमें क्या कहना है? देखिए, एक बात हम बताएं, कोई भी बड़ा नेता अगर आपका कोई नाम ले लेगा, आपका कोई बात कर देगा, तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, आदमी शौक से उत्साहित हो जाता है। लेकिन उस उत्साह का मतलब ये नहीं है कि मैं अब उस उत्साहित व्यक्ति के परिस्थितियों के साथ खेलने लगूं, मैं उसके हालातों का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगूं। और नरेंद्र मोदी इस चीज़ में काफ़ी, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी माहिर है कि किसी के भावनाओं के साथ कैसे खेल करके उनकी रोटियों पर डकैती किया जाए, उनके बच्चों को रुलाया कैसे जाए, उनके परिवार की रोटी कैसे छीन ली जाए, उनकी बेटी को आधी रात को कैसे जलाया जाए। तो ये पूरी तरीके से, जैसा मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी भौकाल का एक नाम है, और भारतीय जनता पार्टी डायलॉग की एक सरकार है, काम की सरकार नहीं है। तो ये 100% है, और हम लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं नरेंद्र मोदी कहीं ना से। कहीं आप भी बनारस हैं, ऐसी बनारस से सांसद चुने गए, कहीं ना कहीं आपने ही चुना है। नहीं, देखिए, मैंने तो नहीं दिया है। आखिर हैं तो बनारस के ही नहीं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मुझे भारतीय जनता पार्टी की आइडियालॉजी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी पसंद नहीं आए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे जीन्स, मेरे डीएनए में इस भारत माँ का वाजिब मिट्टी मिली हुई है, और मैं अपने माँ के साथ, अपने मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, झूठे डायलॉग के आधार पर इस देश को बर्बाद नहीं कर सकता, इस देश की मिट्टी को बेच नहीं सकता, यहाँ इस देश की मिट्टी पर मैं खून नहीं बहा सकता, इस देश की मिट्टी के साथ मैं दोगलाई नहीं कर सकता। इसलिए मुझे ये लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता, और मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। बार बार क्यों आपको हिरासत में ले लिया जाता है? मैं जब भी देखता हूँ, आपका वीडियो देखता हूँ, तो जब कोई बड़ा लीडर आने को होता है, जैसे ही आने को होता है, आपको हिरासत में लिया, ऐसा क्यों? आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, क्या हैं आप? क्यों आपको हिरासत में? क्रिमिनल हैं, या फिर यहाँ के हत्यारे बहुत, या फिर बहुत बड़े गुंडे हैं, क्या हैं आप? मैं तो बनारस का एक वाजिब आवाज हूँ, और बनारस क्यों आपको हिरासत में, वजह क्या है? डरते हैं मोदी जी हमसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? मोदी जिससे भारत डरता है, लोग कहते हैं कि भारत डरता है मोदी जी से, आपसे क्यों? भारत महान देश है, भारत कभी भी चोरों से नहीं डरा हुआ है, भारत कभी भी निर्मम और क्रूर शासकों से नहीं डरा है, भारत लड़ा है। और रही बनारस के फकड़ीपन की, बनारस के बेबाकीपन का, बनारस के तेवर का, और बनारस का जो है बागीपन का, तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जैसे चोर आदमी को, नरेंद्र मोदी जैसे जो है डकैत आदमी को, नरेंद्र मोदी जैसे जो है देश के साथ गद्दारी करने वाले आदमी से बनारस वाले मिश्रा जी नहीं डरते हैं। कहीं ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि आपकी हत्या करा दी जाएगी? लोग कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उनकी हत्या करा दी जाती है। मेरे जीवन में अब कोई सुख का माहौल और स्टेप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से आई है, तब से जब ज़िंदगी में जो भी कुछ बची खुची हुई जो खुशहालियाँ थी, वो भी अब नीलाम हो गई पत्रकार महोदय। और दर्द को समझने की कोशिश करेंगे, या आपके चैनल के लोग जब समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मर्द की नज़र और बच्चे का कपड़ा समाज की परिस्थिति को बताती है। औरत के बाजार वाले झोले और औरत के बाजार वाले झोले और बुजुर्गों के लाठियों में का जब अंदाज़ा और नज़रिया आप पढ़ना शुरू करेंगे पत्रकार महोदय, तब आपको यह महसूस होगा कि नरेंद्र मोदी वाकई इस देश के कलंक है। और मैं कलंक को कभी भी इज्जत नहीं दे सकता, मैं कलंक का कभी सम्मान नहीं कर सकता। मुझे जब भी कभी मौका मिलेगा तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं अपना विद्रोह जरूर उनके सामने रखूँगा, और कहूँगा कि तुम कायर और निठल्ले आदमी थे, देश की जनता के साथ तुमने गद्दारी की है, और तुम्हारी सज़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बेइज्जती ही हो सकता है, तुम्हें इज्जत मैं नहीं दे सकता। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और योगी जी फिर से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। खास तौर से बनारस की बात कर लिया जाए तो बनारस नंबर 1 पे दिखाया जाता है। बनारस की बात तो छोड़िए, योगी जी पूरी तरीके से आपराधिक व्यक्ति हैं। योगी जी की जो मानसिकता है, जो भाषा शैली है, जो स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, वो पूरी तरीके से जो है गुंडई वाली है। तो गुंडे तो अपना भौकाल तो बनाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कभी किसी चोर को आपने देखा है?
कि वो कहे कि नहीं मैंने चोरी किया है और मैं चोर हूँ, नहीं ना। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री चोरों की तरह हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो है डकैत और लुटेरों और बलात्कारियों की तरह व्यवहार करते हैं। इनके ज़ुबान में कोई लगाम नहीं है, इनके निगाह में जनता का कोई लाज और इज्जत नहीं है, इसलिए ये बेहयाई बतियाते हैं। हम लोगों ने भी अपने राजनीति का गेयर अब बदल लिया है। पत्रकार अब जैसे को तैसा जवाब देंगे, बेहया को बेहया बन करके जवाब देंगे, क्रूरता का जवाब क्रूरता से देंगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे और बम का जवाब बम से देंगे। जिंदगी का अब कोई ठौर ठिकाना नहीं रह गया है। पत्रकार घर जाने में अब नज़रें झुक जाती हैं। बच्चों की उम्मीदों को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या है ऐसा, इस लोग कहते हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी का एक टारगेट है, एक थीम है जिसको पूरा करना चाहते हैं। सबका अपना एक सपना, आखिर आपका क्या सपना है जिससे इतना उतावले रहते हैं? हमारा एक सपना है पत्रकार महोदय कि इस स्थिति में आज के बाद दोबारा कोई आप जैसा दिव्यांग साथी मेरा इंटरव्यू ना दे। आपके घर में इतना व्यवस्था होना चाहिए था कि आप देश के प्रति समर्पित होकर के आपका जो ये कर्म है, ये कर्म न कर करके आपका माइंड का प्रयोग भारत सरकार को चाहिए था। आपका ओजस्वी जो सोच है वो भारत सरकार की उन्नति में लगाना चाहिए। सोच के यही रहा कि देखिए आप भी जानते हैं मिश्रा जी, आप जैसे लोगों से ही, आप मेरे अग्रज हैं, आप जैसे लोगों को ही से ही जितेंद्र ने सीखा है कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो चल सकते हैं, चल नहीं सकते हैं तो लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं तो बोल सकते हैं। तो जितेंद्र बोलने का काम किया, कौन सा गुनाह किया है? जितेंद्र बोलने का काम नहीं किया, जितेंद्र लोगों को हिम्मत देने का काम किया। आपको शायद नहीं मालूम है कि आप क्या काम कर रहे हैं जी। ये भावनाएं शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ करके तमाम इस देश के लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी भावनाएं आपके प्रति क्या हैं, इस समाज के प्रति क्या है। मैं दूसरे का दर्द देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज लग रहा है कि हमेशा चंचल मन से रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि इंसानियत मर गई है, तो आज भी इंसानियत जिंदा है। आज लग रहा है मिश्रा जी हमारे जैसे लोग को देख कर आज भावुक उठे, दिल फिर से वही मतलब इनके प्रति लगाव और जो भी है मेरे प्रति। मैं तो नहीं जानता था कि मिश्रा जी कैसे हैं, किस तरह से लोग कहते थे, लेकिन मिलने के बाद ऐसा आभास हुआ कि नहीं, आज भी इस धरती पे इंसानियत, लोग कहते हैं कि इंसानियत मर गई है, मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित कहीं ना कहीं आज इसीलिए आवाज़ दबी दबी आ रही है। आप ये मत समझिएगा कि मिश्रा जी डर गए हैं और मिश्रा जी बोल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मिश्रा जी के स्वर में ही दिखाई दे रहा है। इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है कि आज हमसे मिलके इनको कैसा एहसास होगा, कैसा होगा। हर तरह के लोग मिलते होंगे, लेकिन एक आज अलग इंसान मिलने से कहीं ना कहीं दिल में कुछ है। निश्चित रूप से। और रही बात आपने कहा कि हम डर गए हैं या हम बोल नहीं रहे हैं, तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि गुजरातियों कान खोल के सुन लो कि जब जब गरीब के झोपड़ी पर आग लगाने की साजिश तुम रचोगे तब तक तुम्हारे मोहल्ले को हम जमींदोज करेंगे। नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी के चपरासी और चप्पल धोने वाले लोग हैं। योगी बाबा पूरी तरीके से अपराधियों के साथ बैठ करके जो है रंगरलियां मनाने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी नहीं, जब अपराधी ही मुख्यमंत्री हो तो अपराध मुक्त रहेगा। अब आज के तारीख में डकैतियां सरकारी संस्थानों पर हो रही हैं। आज के तारीख में कब्जेदारी सरकारी संस्थानों के द्वारा हो रही। रेलवे बिक गया, भेल बिक गया, तेल बिक गया, सेल बिक गया, सारी इमारत और सारे जो है ज़मीर बिक गए। ज़मीन तक बेचने की साजिश की जा रही है जिसके लिए किसान लड़ रहा है। हम इस भारत देश के उस मिट्टी के लोग बने हुए हैं जो अपनी रोटी और बेटी के लिए सर झुका सकते हैं तो सर कटा भी सकते हैं। और आंदोलन और मुहिम अब इस मोड़ पे जाके खड़ा हो गया है कि भारत माँ के आंगन के आज़ादी के लिए एक बार फिर से क्रांति की नई इबादत की शुरुआत हो रही है। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं और बाहरे और गूंगे लोगों के तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए क्रांति के बम को भी मारने में आमादा हैं। और पूरी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम सरकार को जमींदोज करने के लिए बेताब हैं। रही बात कि इनकी लाठियां, इनकी गोली और इनकी पुलिस हमारे जैसे क्रांतिकारियों का एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। मैं बनारस के सरजमी पे खड़ा होकर के मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे जितेंद्र भाई, मैं आपके उत्साह और आपके ऊर्जा से लबरेज होकर के इस बात का दावा रखता हूं कि एक बार पुलिस हटा करके खाली आमना सामना कराओ, अकेले कराओ। हमको खाली एक परमिशन RSS कार्यालय में भेजने का दे दो। उसके बाद देखना कि उस RSS कार्यालय में वंदे मातरम के साथ साथ जनगण मनगण गाने वाले लोग और तिरंगा को चूमने वाले लोग निकलते हुए नजर आएंगे।
लोहे को लोहा काटता है जितेंद्र भैया, इस बात को याद रख लीजिए। नफरतबाजों के साथ नफरतबाजी करना हमारा और आपका सिद्धांत है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी दुश्मनों को जमींदोज करने के लिए आदेश दिया गया है, तो गीता में भी यही कहा गया है कि शांति के सारे दरवाजे जब बंद हो जाएं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी एक ऐसा कातिल शासक है भारत का जो युद्ध करना चाहता है, देश को हिंसा के गर्भ में ढकेलना चाहता है। हम इस देश को बचाने के लिए हथियार उठाने के लिए कर रहे हैं, इस देश में गुंडई और दहशत फैलाने के लिए हथियार उठाने के लिए नहीं कर रहे हैं। बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, उस लाश को देखने के बाद इस बात से ये अंतरात्मा कहता है कि नहीं, अब इन जालिमों का गर्दन काट देना चाहिए। हम तो गुरुद्वारे भी जाते हैं साहब, वहाँ भी लंगर रोटी खाते हैं, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो जो है मुसलमानों के मस्जिदों में जा कर के भी इबादत करता हूँ, मैं अपने मंदिरों में भी जा कर के पूजा पाठ करता हूँ, और यादा कदा बड़े शुक्रवार वाले दिन चर्च भी जाता हूँ, क्योंकि ऊपरी अदालतों में सारे अदालत के जज एक जैसे होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सबका मालिक एक है, साईं बाबा ने कहा था सबका मालिक एक है। बताओ इनको किसने ठेकेदारी दी कि भगवान का बाबा विश्वनाथ और राम को अलग कर दो, अल्लाह को अलग कर दो, गुरु साहब को जो है अलग कर दो, जीसस को अलग कर दो। जो लोग भगवान को बांट सकते हैं वो लोग हमको और आपको बांट सकते हैं। बात सीधे सीधे है और सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ। हमारी आपकी लड़ाई सस्ती रोटी और सस्ती जिंदगी की है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमारी रिश्तेदार बनना चाहती है, हमारी पर्दार बनना चाहती है। हम सरकार को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। आवारे सरकारों का एक ही खाली इलाज है, जनता उठ करके लतियाना शुरू कर दे। आप देख लीजिएगा नरेंद्र मोदी जिस दिन लात खाना शुरू कर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब गली कूचे चौराहे पर लात खाना शुरू कर जाएंगे, उसी दिन इस देश की तिरंगा का मर्यादा बढ़ाएंगे, हमारी भूखमरी मर जाएगी। और एक बात और आपके माध्यम से आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि इस देश में अगर पेट्रोल 70 रुपया का चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को हराओ। अगर इस देश में डीजल 59 रुपया का चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को हराओ। इस देश में घरेलू गैस का दाम अगर 450 रुपया चाहते हो तो निश्चित रूप से इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हराना। इस देश में अपने घर के बच्चों को अगर मजबूती से आप उनको पढ़ाना चाहते हैं, उनका भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो बेशक आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इस देश के तिरंगे से अगर आप वास्तविक रूप से एक बार भी इस देश के तिरंगे की इज्जत किए होंगे तो आपका अंतर्मन और आपकी उंगलियां जब वोट देने जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगी, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देंगी। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की वर्तमान हालात और देश की ज़रूरतें कह रही हैं। लाखों करोड़ों माओं का रोता हुआ दिल का फैसला मैं कह रहा हूँ। लाखों बेरोजगार नौजवान का रोता हुआ जो सुनहरा भविष्य है, उस बात का यह तकदीर देता है कि भारतीय जनता पार्टी को मित्र हारना चाहिए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाते हैं तो निश्चित रूप से इनके नेताओं को पीटना शुरू करिए। शहीद आजम भगत सिंह का वो पगड़ी का लाज जरूर रखना होगा, मर गया है। और एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं कभी शेर व शायरी नहीं कहता हूँ, लेकिन आपके जज्बात और आपके एक माइक को देखने के बाद आज मैं जीवन में पहली दफ़ा कोई शेर बोलने जा रहा हूँ। इस बात को आप जरूर, तेरे इतिहास को एक बार फिर से दोहराना होगा, तेरे इतिहास को एक बार फिर से दोहराना होगा, इन जालिमों से एक बार फिर से टकराना होगा। अगर मानते हो शहीदों को तो खुलकर मेरे साथ चलो, वरना उन शहीदों को एक बार फिर से शर्माना होगा, वरना उन शहीदों को एक बार फिर से शर्माना होगा। अपना भगत सिंह ऊपर बैठ कर के कहीं शर्म न खा जाए, अपना चंद्रशेखर कहीं शर्म न खा जाए, अपने तमाम वो क्रांतिकारी जो इस देश की आज़ादी पर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए फांसी पे लड़ गए, कहीं ऐसा ना हो कि जो अंग्रेज़ों के मुखबिर और दलाल लोग थे आज उनकी सरकार है भारत देश में, अगर उनके साथ उनका जालिमात, उनका जुल्म इतना इस कदर न बढ़ जाए कि हमारे जो पूर्वज हैं उनका शर्म से नज़र न झुक जाए, उनकी आत्मा को ठेस न पहुँचे। इसलिए अगर आप इस देश की विरासत और अपने पूर्वजों की इज्जत रखते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना होगा। राजनीति चलती रहेगी पर जितेंद्र भैया, पत्रकारिता चलती रहेगी जितेंद्र भैया, कोई चिंता नहीं करना है। चिंता करना है तो राष्ट्रवाद का करना है। जो जिस भाषा और जिस डायलॉग से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों के ऊपर शासन किए, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद का मतलब
सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी से होता है। आप बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी किस टाइप के देश का कल्पना करना चाहती है? वह देश जहां तिरंगा फहरता हो और उस तिरंगे के नीचे लोग रोटी के लिए तरसते हुए भूख से मर जाएं। वह देश, वह तिरंगा, वह राष्ट्रवाद जिसके नीचे जो है लोग तड़प करके अपने बहन बेटियों के बदन का दाम लगाना शुरू कर जाएं 2 जून की रोटी की। ये हालात पैदा हो गया है इस देश के अंदर, और इस देश में जिन जालिमों ने इस परिस्थिति को खड़ा किया है, निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से मैं उनके गर्दन को कलम करूंगा और इंशाअल्लाह एक बार फिर से इनकलाब का आगाज होगा और हम भगत सिंह जिंदाबाद कहेंगे। इस बात से कोई मुझे रोक नहीं सकता। जितनी ताकतें हैं भारतीय जनता पार्टी को लगवा लेने दीजिए। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश में कानून का राज चलता है, इसलिए पुलिस की इज्जत करता हूँ। जिस दिन पुलिस इस बात को फैसला कर ले कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, मैं आरएसएस का पुलिस हूँ, उस दिन पुलिस के भी हाथ पैर उखाड़ करके फेंक दिए जाएंगे। बस खाली मुझे आगाज करना है, मैं लड़ना चाहता हूँ। कोई वीर ऐसा हो आरएसएस, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी का, जो मुझसे किसी चौराहे पर समय दे के मिल ले, निश्चित रूप से मैं उसके कई टुकड़े कर दूंगा। इस बात को याद रखिए। आरएसएस में कहा जाता है कि अभी तक झंडा नहीं लहराया गया उनके उसमें, सच्चाई कहाँ तक है? नहीं, ये सच्चाई सही है। आपको हम बता दें, इस देश को बांटने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रयास की है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज, आप देखिए ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिन्ना की दोस्ती बड़ी गहरी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रस्ताव पर ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के ही प्रमुख नेताओं ने संविधान की पहली प्रति जलाई। अंबेडकर से नफरत करने वाले सबसे पहला अगर कोई खेमा आज़ाद भारत में था तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग थे। इस देश के अंदर गांधी के ऊपर सबसे पहला किसी हिंदू महात्मा को सबसे पहले छाती के छलनी करने वाला अगर कोई था तो वो आरएसएस का गोडसे था। तो इस देश को, और आज भी इस देश को बांटना चाहती, इस देश की अंग्रेजी हुकूमत की दलाली और तलवा चाटने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी अंग्रेजों को इस देश की मिट्टी को देना चाहते हैं। आपको मालूम है, अंबानी लंदन में घर बना चुका है और अंबानी इस देश को छोड़ना चाहता। अंबानी ने क्या किया? अंबानी ने अपने प्राइवेट कंपनी के आधार पर इस देश के सारे संपदा को खरीदा और विदेशी कंपनियों को बेच दिया, और विदेशी ताकतें फिर से हमारे ऊपर जो है कब्जा और हमको गुलाम बनाने की नीयत में लगी है। तो निवारण के लिए क्या करना होगा? जैसे जनता आपको देख रही है, निकाल करके सीधे भारतीय जनता पार्टी के निचले कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर के विधायक और एमपी को मारना होगा। बिना मारे फरियाना नहीं होगा। शांति के सारे दरवाजे जब बंद हो जाएं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण। संविधान से नहीं सुधरेंगे लोग। संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो संविधान का अगर अस्तित्व होता तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जज रात को 2 बजे बैठ करके ये न कहते कि लोकतंत्र खतरे में। चाय बेचने वाला दलिद्र टाइप का आदमी आज देश बेच रहा है, और हम अपने देश के साथ गद्दारी करके कैसे जुबान बंद कर ले मेरे भाई? यही के लोग कहते भी हैं कि नहीं, जैसे वहाँ पे कहे कि कश्मीर को इन्होंने बांट दिया, जो हटाया था 370 जो लगा, वो कभी कोई नहीं कर पाता। मंदिर नहीं बनवा पाता, राम मंदिर अब तक कोई नहीं बनवाता। यही के लोग कहने वाले। देखिए एक बात बता दें, जो यहाँ के लोग, वो यहाँ के लोग नहीं। बनारस कभी भी दोगले ही नहीं बतियाता। बनारस कभी भी जो है अपने माँ और बेटी के, अरे तो बनारस से तो सांसद हैं। नहीं, बनारस में बात नहीं कर सकता वो यहाँ का राजा क्यों तब बना दिया? आप बताइए ना। देखिए हम आपको बता दें, यहाँ बनारस में आयातित लोगों को बुलाया गया था पैसे के दम पर। अडानी अंबानी का पैसा लगाया गया था। कुछ लोग बिकाऊ टाइप के हर जगह होते हैं। कुछ लोगों के जिन्स में पहले से ही दोगलापंथी हमेशा रहता है। हमारे बनारस में भी कुछ दोगले लोग ऐसे हैं जो बाबा विश्वनाथ को छोटा करके हर हर महादेव के नगरी में हर हर मोदी का नारा लगाए। बताइए, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा बेइज्जती हुआ कि नहीं? और इसी बनारस में हमारे जैसे बागी आदमी भी रहता है। मैं नरेंद्र मोदी को पिछले 7 साल से उनकी औकात दिखाता हूँ और मैं यहीं खड़ा हूँ। बताइए कौन ताकतवर है? ये मूलतः अदना सा बनारसी या फिर पूरी सरकार? पूरी सरकार डरती है हमसे, तब न पुलिस लगाती है हमसे। नरेंद्र मोदी के कलेजे में अगर इतना दम हो तो कभी आमना सामना कर लें। एक मौका दें, कह दे यहाँ के डीएम को कि बुला लो उस बनारस वाले मिश्रा जी से मैं मिलना चाहता हूँ। यकीनन उस दिन देश का ऐतिहासिक पल होगा और देश को गर्व महसूस होगा जब एक आम आदमी भ्रष्टाचार, लूट और बलात्कार के खिलाफ अपने प्रधानमंत्री को एक झापड़ मारेगा और कहेगा कि देश में अम्बेडकर का कानून चलता है, देश में गोडसे का कानून नहीं चलेगा। इस बात को भी आप देखिए, इस देश में तमाम वीर लोग हैं। फर्क इतना यह है कि लोग समझ
नहीं पाते हैं, लोग अपनी ताकतों को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बरगला दिए गए हैं। यह भटकता हुआ भारत है और इस भटकते हुए भारत को हम दुरुस्त भारत करने के लिए हथियारों के दम पर आगाज करते हैं और लड़ेंगे, मर जाएंगे जितेंद्र जी, लेकिन अपने भारत के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, इस बात को याद रखें। सच्चाई है दोस्तों, मैं बार बार यही कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार मिश्रा जी का कहा मान लीजिए। अगर मिश्रा जी का कहना मान लेते हैं तो वाकई फिर से वो भारत की सोने की चिड़िया खिलखिला उठेगी, फिर से नया सवेरा होगा, क्या मिश्रा जी? निश्चित रूप से। और इस भारत, देखिए हमारी आपकी लड़ाई किसी पार्टी दल की नहीं होनी चाहिए। हमारी आपकी लड़ाई, अगर आप नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, तो इस देश के तमाम उन नागरिकों के दर्द के पहलुओं को आपको समझना होगा। आपका दिल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आपका मिजाज थोड़ा नर्म और मुलायम होना चाहिए। किसी को जाति बिरादरी और मजहब के नाम पर काट नहीं देना चाहिए, उनका खून नहीं निकाल लेना चाहिए, किसी का घर जला नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का यह मुख्य कार्य है कि लोगों को जाति मजहब के नाम पर बांटो, लोगों को गोली बंदूक डंडे के दम पर जो है दहशत में लाओ, देश के सारी संपत्तियों को खरीदो, अडानी अंबानी को बेचो, अंग्रेजी हुकूमत का तलवा चाटो और देश के लोगों के साथ गद्दारी करो। तो हमको और आपको मिल करके लड़ना होगा। इस देश की पुकार है, माँ भारती का पुकार है। इसलिए मित्र सारे, मैं तो यही कहूँगा कि अब आप भी इस जो जोश एक्सप्रेस है इसके साथ काम करते रहिए, लेकिन तमाम नौजवानों से मिलिए और कहिए कि देश को आपकी ज़रूरत है। और एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस का वो नारा याद आता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। क्या बात है, आज मिश्रा जी ने सही। अब लास्ट सवाल मिश्रा जी मैं आपसे करना चाहूँगा और ज़्यादा समय आपने मुझे दिया, मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका कि जो समय कीमती दिया है, कि आज के पास समय नहीं है किसी के पास, और बनारस वाले मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। अच्छा लगा ये जानकर भी कि मिश्रा जी हमारे जैसे तुच्छ प्राणी के साथ हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। मिश्रा जी, मैं सुना हूँ कि आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो पार्टी क्या होगी? देखिए जितेंद्र जी, मैं तुच्छ नरेंद्र मोदी और योगी को समझता हूँ। जितेंद्र जी मेरे लिए बहुत बड़े राजा व्यक्ति हैं। जितेंद्र जी मेरे लिए जो है बहुत बड़े, मतलब मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं आपको कितना अहमियत देता हूँ, मैं आपका कितनी इज्जत करता हूँ। और मैं जिस हिसाब से अपने जीतों को इज्जत देता हूँ, उसी हिसाब से मैं नरेंद्र मोदी और योगी को अपना इज्जत देता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी और योगी को जो है अपने पैरों के बराबर का समझता हूँ, क्योंकि उनकी विचारधाराएं मेरी विचारधाराओं से बहुत छोटी हैं और छोटे लोगों को गले नहीं पैरों से रौंदा जाता है। दूसरी बात रही कि आपने पूछा चुनाव का बात, मैं चुनाव 388 उत्तरी विधानसभा से लड़ रहा हूँ बनारस में, और मैं तमाम अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और बहन बेटियों के सवाल पर, अपने खेती किसानी के सवाल पर जो दर्द है, उस दर्द के साथ पार्टी कहीं ना कहीं आप भी पार्टी से लड़ रहे हैं या फिर निर्दल है? जनता जानना चाहती है। देखिए जनता कौन से पार्टी जनता मुझे बेहद प्यार करती है और जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं, बस यही मेरी उम्मीद है। और मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में आवेदन किया हूं। अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगेगा कि मेरे जैसे नौजवान को उसको टिकट देना चाहिए, तो मैं मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ूंगा। और अगर हमारे जैसे लोगों की कांग्रेस को नहीं ज़रूरत होगी, तो हम किसी पार्टी के रहमो करम पर तो अपने सवाल को लेके आए नहीं हैं, हम तो अकेले अपने घर से लड़ने आए हैं। तो हम अपने सवाल को लड़ेंगे और निर्दल नहीं अपने सब नामांकन पत्रों को भरेंगे, बाकी जनता है फैसला करेगी। मतलब 2022 में निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा कि तमाम पार्टियाँ चुनाव लड़ने आएंगी, लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी अपना सवाल लड़ने आ रहे हैं, इसलिए मैं जो चुनाव नामांकन करूँगा वो मेरे सवालों का नामांकन होगा, और वो लोग जो चुनाव में नामांकन करेंगे वो उनके पार्टी दल और उनके नेताओं का नामांकन होगा, उनके चुनाव का नामांकन होगा। मैं तो सस्ती रोटी और सस्ती ज़िंदगी के लिए नामांकन करूंगा। लड़ाई आर पार की होगी, देखा जाएगा बाबा विश्वनाथ का फैसला क्या होगा, लेकिन लड़ेंगे और जीतेंगे भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो कीमती समय दिया है, मैं आभार प्रकट करता हूँ। और फिर से आप समझ लीजिए, मैं बता दूँ इस समय हूँ विद्यापीठ के ठीक हम लोग गली में मेन रोड पे, इधर से देखेंगे तो आपको मैं दिखा दूँ, इधर से जाता है सीधा, यहाँ से मात्र 500 मीटर के करीब में आपका कैंट है, जहाँ से कि रेलवे स्टेशन यहाँ का जंक्शन है। जंक्शन से आप लोग अगर चाहेंगे तो मिश्रा जी 500 मीटर पे ही आपको मिल जाएगा। इधर अगर देखेंगे तो बेचू के तरफ जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ये रास्ता जोड़ता है, और से तमाम जगहों पे है। आज रहा मैं बनारस में मिश्रावत जी के साथ, और बनारस वाले मिश्रा जी गजब के प्रसिद्ध हैं, उनके साथ मिलकर एक अलग
अंदाज में हमारी बात हुई और अलग एक मिसाल मिला। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।